अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लेटर रूल। स्टूडेंट्स, आपने ये मान लेना है कि आपको इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है स्लेटर रूल का, ठीक है। तो क्या होता है जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात करते हैं, और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम किसको मानते हैं हम? हाइड्रोजन के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं दे आर कॉल्ड मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। यू ऑल नो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम देयर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट? क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस होता है, साथ में इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साथ में आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होता है इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स, या बोल सकते हो कि दिस इनर इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए स्क्रीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वो बीच में आ जाते हैं तो एक तरह का पर्दा बना देते हैं वो बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है where inner electrons act as a screen between nucleus and outer electrons। तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के फुल चार्ज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। न्यूक्लियस में चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स की वजह से। तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज इज एटॉमिक नंबर। लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के फुल चार्ज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, और बोलते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल डज नॉट फील द फुल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। द चार्ज फेल्ट बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एक होता है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है प्रोटॉन्स की वजह से होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स उस चार्ज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो जो चार्ज वो एक्सपीरियंस करते हैं उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो स्लेटर रूल की हेल्प से आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। जेड स्टार इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड माइनस एस, where Z is nuclear charge, S is screening constant. Student, Z is nuclear charge, that is actual nuclear charge, that is atomic number. वो आपको पता है होता है। S आप निकाल सकते हो स्क्रीनिंग कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ स्लेटर रूल, ठीक है। S हम स्लेटर रूल से निकालेंगे। Z आपको एटॉमिक नंबर सबको पता है क्या होता है एलिमेंट्स का, और जब दोनों पता है आपको तो यू कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर charge, that is the charge felt by the outer electrons due to inner electrons in between nucleus and outer electrons, ठीक है। तो अब आपने याद देख लिया। तो इसका मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज ए स्क्रीन और शील्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, वही है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और जिसको आप शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज ए स्क्रीन, तो ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम किससे निकालते हैं? स्लेटर रूल की हेल्प से। एक बार आपको ये पता लग गया, ये आपको पता होता है, यू कैन कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज चार्ज फेल्ट बाय आउटर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये स्लेटर रूल देखना है अब आपने स्टूडेंट्स। स्लेटर रूल के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने इस तरह से कन्फिग्रेशन लिखनी है। ये देख लो, अब आपने ये नहीं करना कि आबूज रूल लगाना, नहीं। 1s 2s 2p इकट्ठा कर देना, 3s 3p इकट्ठा कर देना, फिर 3d गिटाना है, फिर 4s 4p, ठीक है, फिर 4d, फिर 4f, लेकिन अलग। 5s 5p इकट्ठा, 5d अलग, 5f अलग, राइट। 1s 2s 2p जितने भी ऑर्बिटल्स हैं जिस काइंड के वो इकट्ठे, जैसे 3s 3p 3d, राइट। 4s 4p 4d 4f, लेकिन ग्रुप इस तरह से बनाने हैं, ठीक है। ये है इसका पहला रूल, ये लिखना आना चाहिए आपको बस, राइट। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप हायर इन सीक्वेंस, जब आप एग्जाम्पल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप हायर इन सीक्वेंस देन द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन। जो इलेक्ट्रॉन जिसका शील्डिंग इफेक्ट आपने निकालना है, जिसका S आपने निकालना है, सिर्फ वो लेना है आपने, उसके ऊपर जितने भी हैं वो डू नॉट कंट्रीब्यूट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप हायर इन सीक्वेंस देन द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन डू नॉट स्क्रीन एंड कंट्रीब्यूट 0 to S। मतलब अगर मेरे को 3p के लिए निकालना है और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक जा रही है,
ठीक है, निकालना मेरे को 3p के लिए है, लेकिन कन्फिग्रेशन यहाँ तक जा रही है तो मैं सिर्फ 3p को कंसीडर करूँगी, उसके नीचे वालों को कंसीडर करूँगी, ऊपर वाले सारे क्या हो जाएंगे 0, राइट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इन सेम ग्रुप कंट्रीब्यूट 0.35, जैसे 3p है 3 पे, तो 3s भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा 0.35 इन द सेम ग्रुप, ठीक है। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको s सिर्फ 1s के लिए निकालना है, ओनली फॉर 1s, तो कंट्रीब्यूशन क्या आएगी सेम ग्रुप की 0.30, ये याद रखना है आपने, ठीक है। 1s के लिए एक्सेप्शनल है 0.30, बाकी 0.35 सेम ग्रुप के लिए। n-1 जैसे 3p के लिए निकालना था तो 0.35, n-1 हो गया ये 2s और 2p कितना कंट्रीब्यूट करेगा 0.85, n-2 कंट्रीब्यूट करेगा 1, ठीक है। 3p के लिए निकाल रहे थे, ये 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे, ये 0.85 कंट्रीब्यूट करेंगे, ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1, ठीक है। इसका ये हो गया n-1, ये हो गया n-2। लेकिन सिर्फ अगर 1s के लिए और कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ 1s के लिए निकालना, ओनली फॉर 1s, तो 0.30, ये एक्सेप्शन है। उसके बाद अगर आपने शील्डिंग इफेक्ट ND और NF के लिए निकालना है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है आपने ये रूल्स, ND और NF के लिए, तो शील्डिंग इफेक्ट की कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगी, मतलब सारे चाहे n-1 है चाहे n-2 है, सारे क्या कंट्रीब्यूट करेंगे 1, सिर्फ सेम ग्रुप का 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। जैसे सपोज मैंने 3D के लिए निकालना है, ठीक है, तो 3D के लिए निकालना है, इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 0.35। उसके बाद चाहे 3s 3p है, चाहे n-1 है, चाहे n-2 है, सारे क्या कंट्रीब्यूट करेंगे 1, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, तो जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करोगे स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। जैसे स्टूडेंट्स सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने ये लिया आपके पास ऑक्सीजन का, ठीक है, बुक से भी देख सकते हो आप, अगर आपको क्लियर करवाना है तो बुक देखो, आप बुक से भी देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर वन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन 2p ऑफ ऑक्सीजन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4। कन्फिग्रेशन आपको दी है, आपने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल इसके ग्रुप बनाए, 1s को अलग किया, 2s और 2p को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनाने हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद अब आपने जब s कैलकुलेट करना है तो आपको किसके लिए निकालना है 2p के लिए, ठीक है। तो ये तो इकट्ठे ग्रुप में आते हैं, तो जिसके लिए निकालना है उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। कितने हैं 4, लेकिन आपने कितने लेने हैं 3, क्योंकि चौथे का तो आपने निकालना है। 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए टोटल 5। कितनी कंट्रीब्यूशन होगी इनकी, सेम ग्रुप के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन होती है 0.35, तो 5 को मल्टीप्लाई किया 0.35 से। उसके बाद n-1, ठीक है, n-1 कितना कंट्रीब्यूट करता है 0.85, कितने से मल्टीप्लाई होगा 2 से, इनको प्लस किया, कितना आ गया s 3.45, z स्टार क्या आएगा, एटॉमिक नंबर इज 8 माइनस 3.45, राइट, दिस इज नथिंग इन दिस। उसका जैसे क्लोरीन का निकालना है आपने 3p का, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले मैंने ग्रुप्स बना लिए अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, ठीक है। इसके लिए मुझे निकालना है तो टोटल कितने हैं 5 हैं टोटल, लेकिन कितने हो जाएंगे 4, ठीक है, क्योंकि 5वें का मुझे निकालना है। तो ये 4 ये सेम ग्रुप के हैं, ठीक है, तभी एक ग्रुप बना है इनका, 4 और 2 6 की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 0.35, सेम ग्रुप कंट्रीब्यूट करेगा 0.35, n-1 कंट्रीब्यूट करेगा 0.85, n-2 कंट्रीब्यूट करेगा 1, इसके 2 हैं इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 8 हैं इसलिए कैसे मल्टीप्लाई हुआ 0.85 से, टोटल आ गया 10.90। z स्टार क्या आएगा, एटॉमिक नंबर कितना है 17 माइनस 10.90 कितना आ गया 6.1, ठीक है। तो इज नथिंग इन दिस। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ जिंक की कन्फिग्रेशन दी है, आपको बोला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो 4s के लिए भी और 3d के लिए भी। अब देखो कन्फिग्रेशन लिख ली, पहले स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग इसके ग्रुप बनाने हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से बनाने हैं, 1s 2s2 2p6 स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग बनाने हैं, 3s2 3p6 इकट्ठा हो जाएगा, 3d अलग, लेकिन 3s के बाद उसकी बारी आएगी, ठीक है, और 4s2 अलग हो गया। सबसे पहले निकालना है 4s के लिए, ये है 4s, 2 हैं लेकिन मेरे को 1 के लिए निकालना है, तो सिर्फ कितना बचा 1, जिसके लिए निकालना है उसको नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे हम, ठीक है।
सेम ग्रुप में कितना कंट्रीब्यूट होता है 0.35, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, ठीक हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.35। उसके बाद n-1 कंट्रीब्यूट करते हैं 0.85। अब ये सारे n-1 है, ठीक है, 4s ये 3, तो ये 3s 3p 3d कितने हो गए टोटल 18, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 0.85, ठीक है। और उसके बाद ये सारे n-1 हो गए फिर, ठीक है, ये हो गए 6 और 2 8 और 2 10, ये उसके बाद सारे 1 कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये n-1 आपने 0.85 कंट्रीब्यूट किए, सारे इकट्ठे कर दिए 18, और ये सारे इकट्ठे कर दिए n-2 आपने, ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1, प्लस कर दिया 30 में से माइनस कर दिया, ये आ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसी में आप निकालना है फॉर एग्जांपल 3D के लिए, इसी में, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से लिखिए अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल। अब ये देखो जो दूसरा रूल था वो बोलता है कि जिसकी निकालनी है उसके ऊपर वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0। 3D के लिए निकालना है, इसका मतलब 4s की कंट्रीब्यूशन हो जाएगी 0, ये खत्म हो गया। अब D एक्सेप्शन है, D के लिए आपने ये निकाला, ये लिया आपने, ठीक है। तो जिसके लिए निकालना है उसको नहीं कंसीडर करना, कितने बचे 9, ठीक है, 1 चला गया 9 बचे, 9 की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 0.35, पहले बता दिया। D और F के लिए सेम ग्रुप के कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35, और उसके बाद जितने भी हैं नीचे सारे n-1 n-2 सारे कंट्रीब्यूट करेंगे 1, तो ये देख लो 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, और बाकी सारे चाहे सेम ग्रुप के हैं चाहे n-1 है, सारे कंट्रीब्यूट करेंगे 1, तो ये 8 8 16 और 2 18, ठीक है। सिर्फ सेम ये वाले D वाले सेम भी नहीं बोलूँगी मैं इसको, D और F में जो D वाले हैं या F वाले हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35, उसके बाद वाले सारे कंट्रीब्यूट करेंगे 1, तो ये निकाल दिया। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज इज 30 एक्चुअल, तो इफेक्टिव आ गया 30 माइनस दिस 8.85। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपकी बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आपने कोशिश करनी है, इनको ट्राई करना है सॉल्व करने की, दे आर सिंपल। थैंक यू।